कैसे हैं आप? मैं रागिनी आपके बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय 7 के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था कि जो पारंपरिक धारणा है या पारंपरिक तरीके हैं सुरक्षा के, वो क्या है। आज हम उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कंटिन्यू करेंगे उसको। पहला जो हमारा है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है। पहले हमने धारणा देखी थी कि सुरक्षा में क्या क्या शामिल करते हैं, पारंपरिक धारणा के अंतर्गत क्या क्या होता है। आज हम ये देखेंगे कि उसके तरीके क्या क्या हैं। तो जो सुरक्षा का पारंपरिक तरीका है उसके अंतर्गत वो ये मानते हैं कि जो सेना है उसको कम से कम बल प्रयोग करना चाहिए, यानी जब तक अवश्यम भावी ना हो तब तक पहले तो बल प्रयोग ना किया जाए, और अगर बल प्रयोग करना भी है तो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सिर्फ उतना ही बल प्रयोग करें जिससे कम से कम हिंसा पैदा हो। तो इसी के तहत जो बहुत सारी संधियाँ हुई थी, बहुत सारी संधियाँ की थी जो 1960 के बाद लगभग दोनों जो विश्व की दोनों महाशक्तियाँ थी, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब जो है परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ता जा रहा है और अब बाकी के देश भी जो है इस होड़ में शामिल हो रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा अगर इसको रोका नहीं गया कि कभी भी कोई भी विस्फोट कर देगा और जिसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा अनावश्यक ही। तो इसलिए इस बात पर विचार हुआ, दोनों पक्ष जो है सहमत हुए कि अब हमें परमाणु प्रसार को रोकना चाहिए या थामना चाहिए। तो संधियाँ शुरू की उन्होंने बैठ के। तो कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ जो हुई थी उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सिर्फ परमाणु हथियार ही नहीं है, केमिकल हथियार भी हैं, जैविक हथियार भी होते हैं। तो इन सभी के ऊपर संधियाँ हुई कि कोई भी मानव जाति के लिए जिससे खतरा हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी उपाय हम लोग को करना चाहिए कि जिससे ये अनियंत्रित दौड़ हथियारों की खत्म हो। तो उसी क्रम में देखिए 1972 की WBC यानी जैविक हथियार बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था, और 1992 में CWC यानी केमिकल हथियारों के बनाने पर रोक लगाई गई थी कि कोई भी ऐसे हथियारों का उत्पादन नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा जो समस्त मानव जाति के लिए खतरा है। उसी के तहत जो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किए, और इसका जो मूल था वो ये था, अप्रसार मतलब इसको प्रसार को रोकना, पर कहीं ना कहीं ये नियंत्रण भी करती थी। इस संधि के अंतर्गत ये था कि 1967 तक जिन देशों ने हथियार बना लिए थे उनके अलावा अब कोई देश जो इस पर साइन करता है वो अब उसका उत्पादन नहीं करेगा। तो हालांकि बहुत से देशों ने नहीं किया, कुछ ने कर दिया है। तो ये संधि नियंत्रण करती थी उसको कि भाई ये हथियारों की दौड़ जो है वो यहीं रुके। उसी के तहत 1972 में भी ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर किए दोनों महाशक्तियों ने, और उसके पीछे ये धारणा थी कि ABM के थ्रू जो पहले कोई भी परमाणु हथियार पर वो हमला कर सकता था, स्टार्टिंग कर सकता था, उस पर रोक लगाई गई कि आप इन हथियारों का जो है जो महान बहुत बड़े जनसमूह को जो नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे हथियारों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो इन संधियों के थ्रू ये जो पारंपरिक तरीका है इनके थ्रू इन संधियों को करवा के जो है इस जो अधिक से अधिक हिंसा को रोका गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा ना हो, कम से कम जितना आवश्यक हो। इसी के तहत एक और बात चलती है पारंपरिक जो उसके अंतर्गत कि ये कहते हैं कि आप अपने जो ठिकाने हैं, जो आपके सैनिक हथियार हैं, जो सारे जखीरा है, उनके बारे में अपने पड़ोसी देशों को या अपने शत्रु देश को ये जानकारी दें कि हमारे पास ये हथियार है और यहाँ हमने तैनात किए हैं, जिससे कि उनके अंदर अनावश्यक भय की भावना पैदा नहीं होगी, अनावश्यक डर पैदा नहीं होगा, और वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कभी गलतफहमी में आकर ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि युद्ध आरंभ हो। तो उसके अलावा अब हम चलते हैं, ये तो पारंपरिक धारणा हो गई जिसमें कहा गया कि सिर्फ बाहरी आक्रमण या हिंसा को इसमें शामिल किया गया और हिंसा के कम से कम प्रयोग पर जोर दिया गया है, और सहयोग की भी बात करती है कि सहयोग भी एक दूसरे के बीच होना चाहिए, सहयोग के रास्ते बंद नहीं होना चाहिए, और बल प्रयोग कम से कम। ठीक है, तो ये धारणा थी पारंपरिक। अब हम आते हैं गैर पारंपरिक धारणा पर। तो गैर पारंपरिक जो अवधारणा है सुरक्षा की, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत उसका व्यापक जो है विस्तार हुआ है, व्यापक उनका क्षेत्र है, दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। अगर हम बात करें कि सुरक्षा, तो सुरक्षा किसकी, जो ये मुद्दा निकला था पहले वाले में पारंपरिक में कि सुरक्षा किसकी, तो यहीं से ये प्रश्न आ जाता है किस किस की सुरक्षा हमको करनी है ना, सुरक्षा किसके लिए। तो साधारणतः होता है कोई एक देश भूक्षेत्र
की जनता को इससे सुरक्षा की बात करते हैं तो भू क्षेत्र तो ठीक है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा नहीं होगी, लेकिन जनता जब आती है, नागरिक जब आते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि नागरिकों को सिर्फ बाह्य आक्रमण का ही खतरा नहीं होता, बल्कि अपने देश में भी उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। और पिछले उदाहरण हम देख लें 90 के दशक के बाद तो इतने सारे उदाहरण हैं कि जनसंहार और गृह युद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और जितने लोग बाहरी आक्रमण से नहीं मरे होंगे उतने कहीं ज़्यादा आंतरिक संघर्ष में जो है काल के गाल में समा गए। तो ये चीज़ें भी तय करनी जरूरी है कि व्यक्तियों को, जो नागरिकों को अपने ही देश में सुरक्षा कैसे प्रदान करें। उसके अलावा जो व्यापक दृष्टिकोण है, जो अपारंपरिक दृष्टिकोण है इसका सुरक्षा का, उसके अंतर्गत और भी मुद्दे शामिल किए गए हैं। सिर्फ बाह्य सुरक्षा नहीं है, हिंसा ही नहीं है, उसके अंतर्गत आतंकवाद, मानवाधिकार, है ना, इनको भी शामिल किया गया। आतंकवाद से हम सभी परिचित हैं। आतंकवाद जो है किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं करते कि इस देश पे आक्रमण किया, वो आम जनता को भी निशाना बनाते हैं। समय समय पर हमने देखा भारत भी इसका भुक्तभोगी है। जो संसद पर हमला हुआ था वो या मुंबई में हमला हुआ था, ये लोग भीड़ वाले स्थान को देखते हैं कि जहाँ अधिकाधिक भीड़ हो तो वहाँ ये बम लगाकर और विस्फोट करते हैं। इस तरह से ये हमले किसी उस मकसद से नहीं किया जाता कि देश पर उस पर कब्जा करने के लिए सीधा लड़ाई, ये बस आतंकित करते हैं, डराते हैं उस देश की सरकार को कि आप हमारी बातें माने, अन्यथा हम ये कर देंगे। तो ये अपहरण के द्वारा और बम विस्फोट के द्वारा ये अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। हमारे पास उदाहरण एक विमान अपहरण कांड भी था, और सबसे बड़ा उदाहरण 9/11 का जो हमला था अमेरिका के ऊपर, 4 विमानों को ले गए थे अपहृत करके और उन्हीं की उसके ऊपर गिराया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ क्या उद्देश्य था डालने का, उन्होंने सिर्फ इसलिए गिराया कि जिससे वहाँ की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो, और बहुत सारे लोग उस समय वहाँ काम कर रहे थे, वो हताहत हुए थे। तो ये आतंकवाद भी वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, कि कैसे आतंकवाद से सुरक्षा प्रदान की जाए। अगला जो है मानवाधिकार, तो मानवाधिकार की 3 कोटियाँ हैं। एक है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक अधिकार और तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत वो आते हैं कि नागरिक होने के नाते लोगों को वो सारे राजनीतिक अधिकार देश के अंदर मिलना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एक किसी देश के नागरिक होने के नाते उनको जो अधिकार मिलने चाहिए वो उसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक आर्थिक अधिकार में हम सभी जानते हैं कि आजीविका का अधिकार होना चाहिए, सामाजिक समानता का अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो है कि उपनिवेशीकृत जनता, उपनिवेशीकृत जनता या जातीय मूल्यवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सेंसिटिव मुद्दा है, ये विवादित भी मुद्दा है कि जो उपनिवेशीकृत जनता थी, यानी किसी के उपनिवेश के अंतर्गत जो रहते थे, जैसे भारत बहुत वर्षों तक और भी देश उपनिवेश रहे हैं ब्रिटेन के, तो उनके अंदर कितने अत्याचार हुए, उनको एक अमानवीकृत अवस्था में रखा जाता है और कोई भी मूलभूत अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो मानवाधिकार के जो पैरोकार हैं उनका कहना है कि एक मानव होने के नाते उनको इस स्थिति में तो रखा जाए कि वो सभ्यता का जो है एक कहीं ना कहीं एक बुरा जो चित्र है वो ना अंकित हो। तो ये मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो जातीय मूलवासी की बात ये कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो बहुत से देशों में ऐसा होता है कि उसी जगह पर, जैसे हम बात करें तमिल और सिंगली जनजाति की बात श्रीलंका में जो हमने की थी कि वहाँ तमिलों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते और कहीं ना कहीं वो शोषण होता है, जिसलिए वो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। इसी तरह हर देश में कहीं ना कोई समस्या उत्पन्न है, और अप्रवासी और शरणार्थी और विस्थापित तीनों में बहुत अंतर होता है। अप्रवासी जो होता है वो स्वेच्छा से अपना देश छोड़ता है, जो शरणार्थी होता है वो मजबूरी बस अपने यहाँ हिंसा होने के कारण या विकट परिस्थितियाँ होने के कारण अपना देश छोड़ते हैं, और विस्थापित वो होते हैं जो अपने ही देश की सीमा में रहते हैं पर अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं। अगर अपन बात करें अप्रवासी, तो कितने भारतीय लोग जो है अप्रवासी बाहर रह रहे हैं, अपने कमाने के लिए देश छोड़ा है, तो उनके लिए कोई भी देश की सरकार ये बाध्य नहीं है कि रखे। हाँ, अगर वो अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, अगर उन शर्तों को पूरा करते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो उनको अपने यहाँ रखें। शरणार्थी जो होते हैं, चूँकि शरण लेते हैं आके अपने देश से परेशान होकर, तो मजबूरी होती है कि भाई इनको शरण दी जाए, लेकिन कितनी सीमा तक, कितने समय तक, ये भी एक मुद्दा है। और विस्थापित वो, जैसे कि भारत में बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी आ रहे थे, जिसके बदले भारत को वहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे चलते रहते हैं। एक है विस्थापित, तो विस्थापित कौन
देश में विस्थापित, जैसे कश्मीरी पंडितों की अगर अपन बात करें तो वो विस्थापित कहलाए थे कि वो अपना जो है सारा दरबार छोड़कर वहाँ उनको आना पड़ा था। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये समस्याएं बहुत सेंसिटिव होती हैं और सरकार का या पूरे मानव समुदाय का ये कर्तव्य होता है कि ऐसी स्थितियों पे जो है आगे आएं और उनको जो है सुरक्षा प्रदान करें। उसके अलावा हम देखते हैं वर्तमान समय में ये मानव अधिकारों की जब बात निकली है तो बहुत से ऐसे केस हुए हैं, रवांडा में है, जैसे इराक में जो हमला हुआ था, वहाँ पर मानवाधिकारों को जो है बहुत बड़ी संख्या में हनन हुआ था। और कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका पैरोकार है, पर बात वही हो जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन मुद्दों पर बोलेगा, किस में बोलना है किस में नहीं बोलना है, ये वही डुलमुल रवैये वाली बात हो जाती है। पर कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस पर भी ये सारे मानवाधिकार आयोग जो है मांग उठाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना उसको गंभीरता से लेते हैं, कितना बराबरी के दर्जे से लेते हैं, ये अलग बात है। उसके अलावा हम देखते हैं एक और जो समस्या है वो है गरीबी। इन सब चीज़ों में गरीबी भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि विश्व को झेलनी पड़ रही है। ठीक है, अब हम आते हैं इधर खतरे के नए स्रोत। ठीक है, ये तो हो गए पुरानी पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा की हमने बात करी है। अब जो है खतरे के कुछ नए स्रोत हो गए हैं, उन नए स्रोतों के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, नए स्रोत कौन से हैं खतरे के? एक तो हमने देख लिया आतंकवाद है, ठीक है, और उसके अलावा गरीबी है, पर्यावरण असंतुलन है। ठीक है, ये सारे मुद्दे जो हैं वो अब अपारंपरिक उसके अंतर्गत आ गए हैं। तो सबसे बड़ा जो है खतरे के नए स्रोत में, खतरे के नए स्रोत, तो पहला हमने ले लिया आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद मैंने आपको बता ही दिया कि आतंकवाद के क्या क्या रूप हैं, कैसे कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें आतंकवाद में हो गई। दूसरा है गरीबी। ठीक है, तो गरीबी किस तरह से छा रही है? कहा जाता है कि लगभग 6 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है वर्तमान में विश्व की। 6 अरब से ज़्यादा संख्या है ना, जनसंख्या है। विश्व की और बढ़ ही रही है ये। अगर ये जनसंख्या नहीं रुकी 9 और 10 अरब तक भी पहुंच सकती है, जिसमें से 50% जो आबादी है वो 6 देशों में निवास करती है, जो है भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश। तो कहने का अर्थ है कि इतनी सारी जनसंख्या अगर होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर कैसे नियंत्रित किया जाएगा विकास को? क्योंकि विकास तो तभी होगा जब अगर कहीं पर प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है और जनसंख्या में कमी आती है, तो विकास होता है, आर्थिक स्तर से ऊपर उठते हैं। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय कम है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो गरीबी का सामना करना पड़ेगा। तो गरीबी वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है। भले ही सभी देश उन्नति कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानता आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और हम बात करें तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी की मार झेल रही है ना। दक्षिणी गोलार्ध की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर गरीबी और भूखमरी देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला जो हम देखेंगे खतरे के नए स्रोत में वो है पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन, इस पर्यावरण असंतुलन में हम जाएंगे तो देखेंगे कि पर्यावरण असंतुलन के कारण इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं और उससे कैसे लोग परेशान हैं, तो क्या खतरे हो सकते हैं। तो उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, ग्लोबल वार्मिंग से जो मालदीव है, मालदीव पूरा का पूरा मालदीव डूब जाएगा। अगर समुद्र का जल स्तर 2 मीटर बढ़ा, समुद्र का जल स्तर जो है 2 मीटर बढ़ने पर, ठीक है, पूरा मालदीव, ठीक है, और 20% बांग्लादेश और लगभग 50
थाईलैंड, थाईलैंड ये काल के गाल में समझ आएंगे, ये डूब जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि नई नई समस्याएं उभर के आ रही हैं जो किसी एक देश एक सीमा के अंतर्गत नहीं है, ना ही किसी एक देश उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत सारे जो है सामूहिक समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये समस्याएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग जिसका हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में बढ़ रही है, ओजोन परत में जो है छेद हो रहा है और जिसके तहत काफ़ी नुकसान सबको झेलना पड़ रहा है। हालांकि इस स्तर पर वार्ताएँ भी हो रही हैं समय समय पर, और भारत ने जो है क्योटो संधि पर, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 1997 में, इसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, पर ये बहुत गंभीर खतरा है। अभी इसको खतरे को हम ये नहीं कहेंगे कि ये कम हो गया है। अगला जो है वो है बीमारी, स्वास्थ्य समस्याएं, है ना, स्वास्थ्य समस्याएं। तो स्वास्थ्य समस्याएं कैसे हैं कि बहुत से देशों में ऐसी महामारियां हैं कि जितने लोग आतंकवाद से और जनसंहार से मरते हैं उससे कई गुना लोग इन महामारियों की चपेट में आ जाते हैं। चाहे वो प्लेग हो, हैजा हो, टीबी हो, इनकी तो अब दवाइयाँ ढूंढ ली गई हैं, तो कंट्रोल है। लेकिन बहुत से ऐसे, जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर अफ्रीका की बात करें तो हर 6 में से 1 व्यक्ति एड्स से पीड़ित है। तो उनके लिए एड्स बहुत बड़ी समस्या है। भारत में दूसरी बीमारियाँ कैंसर जैसे जूझ रहा है वर्तमान में। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वरूप है इनका। किसी के लिए कोई सी बीमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए कोई। लेकिन ये सारी चीज़ें विश्व स्तर पर जब तक ये स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी, महामारियों से निपटने के तरीके नहीं ढूंढे जाएंगे, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति, जैसे कि हमने देखा बर्ड फ्लू जब फैला था या एबोला वायरस जब आया था, तो उसने सिर्फ एक देश को चपेट में नहीं लिया था। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है पर्यटन के द्वारा, अप्रवासियों के द्वारा, शरणार्थियों के द्वारा। एक जगह से बीमारियाँ दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। वर्तमान में जो कोरोना है, कोविड-19 है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरा विश्व इसकी विभीषिका को झेल रहा है, त्रासदी को। 1 करोड़ से ज़्यादा मरीजों की संख्या हो गई है, कई लाखों की संख्या में अब मृतकों की संख्या भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, अब कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे एक देश जो है उससे निपट ले। सभी अपने अपने स्तर पर युद्ध स्तर से जूझ रहे हैं, और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि अब उसका टीका ढूंढ लिया गया है। और पूरे विश्व को चूँकि अब सारी सीमाएं सील कर दी गई थी, सभी देशों ने सीमाएं सील की, आना जाना बंद हुआ क्योंकि एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा था। तो अभी तक जितनी भी महामारियां हमने विगत शताब्दियों में, विगत दशकों में देखी, उससे कहीं भयानक जो रूप हमने अभी सामने देख रहे हैं, और उसी की वजह से आज हम और आप डायरेक्ट क्लासरूम में ना होकर इस तरह से सामने खड़े हैं। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है ना, कि किसी महामारी से कैसे निपटा जाए। तो ये सामूहिक रूप से निपटा जा सकता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक देश के करने से ये होगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण आप लिख सकते हैं वर्तमान में। ये इससे पहले किताब में भी नहीं दिया है कि कोरोना जो है इतनी बड़ी महामारी से लाखों की संख्या में लोग मरे, तो इसको नियंत्रित करना, जितने, तो कहते हैं कि भारत के अगर आंकड़े देखो, जितने लोग उससे मरते थे, तो भारत में तो कंट्रोल में है स्थिति, पर अदर जो पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है, ब्राज़ील है और भी इटली है इनकी। तो यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में इतने विकसित देश होते हुए भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और जितने नरसंहार से, आतंकवाद से नहीं मरते, उससे कहीं ज़्यादा उन महामारियों से मरे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपारंपरिक धारणा है सुरक्षा की, वो व्यापक है, और उसमें सुरक्षा के सभी मुद्दे आ जाते हैं। और अंत में ये कहेंगे कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति और संपूर्ण मानवता का जो है सुरक्षा इसके अंतर्गत आती है अपारंपरिक। तो इसी के साथ ये वाला मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, और जिसमें ये वाले चैप्टर का आगे बताएंगे कि सहयोग कैसे और भारत